स्वागत है। मीडिया के साथ इंटरेक्ट करने आपके सामने हम लोग आज उपस्थित हुए हैं। मैं पहले अनुरोध करूंगा आदरणीय शकील अहमद साहब को, वो अपनी बातें रखेंगे। नमस्कार, आप सभी साथियों का इस पत्रकार वार्ता में स्वागत है। आज हमारे साथ, जैसा आपको जानकारी है, कि हिमाचल विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और डलहौजी विधानसभा में हम लोग पिछले कुछ दिनों से कैंपेन कर रहे हैं। मेरे साथ इस पत्रकार वार्ता में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव जी भी हैं, मंजूश्री जी यहाँ हैं, देवजी मजुमदार जी हैं। और मैं कभी डलहौजी में चुके पहली बार पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहा हूँ, तो थोड़ा अपना परिचय भी दे देना चाहिए। हो सकता है बहुत से लोग, मैं भारत सरकार में, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार में मैं गृह राज्य मंत्री था, उसके पहले संचार में कम्युनिकेशन का और IT का स्टेट मिनिस्टर था। फिर मैं कांग्रेस का महासचिव पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, झारखंड, बंगाल, मैं लगभग 12 सालों तक कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता भी था। जब कांग्रेस सत्ता में थी तब भी राष्ट्रीय प्रवक्ता था और उसके बाद भी राष्ट्रीय प्रवक्ता था। टी.एस. सिंहदेव साहब कई पीढ़ियों से कांग्रेस के साथ हैं, आशा जी के बड़े भाई हैं, इससे पहले विधायक दल के नेता थे छत्तीसगढ़ में। फिर मैनिफेस्टो करके वोट दिया और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी, जिसमें नंबर 2 मंत्री के रूप में, वरिष्ठतम मंत्री के रूप में टी.एस. सिंहदेव जी भी छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं। एक मामला बराबर आता है OPS का, यहाँ ओल्ड पेंशन स्कीम का, जो छत्तीसगढ़ में लागू हुई है, उस पर विस्तार से सिंहदेव साहब आपसे बातें करेंगे। मैं आपसे कुछ स्थानीय बातें करना चाहता हूँ। मैं यहाँ तीसरी बार विधानसभा के इलेक्शन में डलहौजी में आया हूँ, आशा जी के लिए, लोगों को का वोट मांगने के लिए। लेकिन हम लोगों की भी खुशकिस्मती है और इस क्षेत्र का भी ये है, डलहौजी का, कि अभी हम एक जगह हम लोग साला गांव में थे, भले माता मंदिर के ठीक पास खड़ा हुआ गांव है। तो किसी ने, बीजेपी वाले ने पूछ दिया, लिख दिया कि आशा कुमारी जी ने किया क्या है। तो वहां के प्रधान ने कहा कि मैंने पूछ दिया उनसे कि बचा क्या है, और उसके बाद उन्होंने, हम लोगों को भी इतनी जानकारी नहीं थी, प्रधान जी ने जो काम गिनाना शुरू किया, अभी आशा जी के छोटे भाई अभी साथी बैठे हम लोग के, वो भी हम लोग के साथ थे। तो नाम जो काम जो गिनाना शुरू किया कि इस सड़क से लेके, स्कूल से लेकर के, ये जो पुलिया बनी है उससे लेके, ये बिजली वाला जो मामला है, लगातार गिनता है। तो स्वाभाविक रूप से ऐसे उम्मीदवार के बारे में वोट मांग के हम लोगों को भी अच्छा लगता है, गौरवान्वित महसूस करते हैं। आशा जी पिछले 6 बार से डलहौजी के लोगों ने आशा कुमारी जी को अपना विधायक बनाया, और ये डलहौजी के लिए भी गर्व की बात है, हमारे कांग्रेस के लोगों के लिए भी गर्व की बात है कि पूरे देश में आशा जी शायद अकेली महिला है जो 6 बार एक ही विधानसभा क्षेत्र से, या किसी भी विधानसभा 6 बार विधायक रहने वाली एक पार्टी से और एक लगातार संगठन से आशा जी हैं। और जो माहौल हम लोग देख रहे हैं डलहौजी का, ये लगता है कि 7वीं बार भी वो निश्चित रूप से डलहौजी की विधायक बनेंगी और देश में एक नया रिकॉर्ड बनेगा, महिला समाज से लगातार 7 बार एक विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनने के लिए। तो निश्चित रूप से डलहौजी के लोग भी बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। आशा जी के साथ लगभग 11-12 वर्षों तक मैं हिमाचल में, मैं करीब 4 महीने पहले आया था, तो एक उत्सुकता थी
मंदिर के दर्शन करने थे, उस बाबत आशा कुमारी जी के यहाँ आया था, आशा के यहाँ आया था। और मीडिया के साथियों ने उस समय पूछा था कि आपके यहाँ ओपीएस लागू कर दी गई है, हिमाचल में भी क्या कांग्रेस की सरकार आएगी तो लागू किया जाएगा। उस दिन भी मैंने ये कहा था कि मैं अधिकृत व्यक्ति तो नहीं हूं, लेकिन मुझे ये विश्वास है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने जब ओपीएस की स्कीम को अपनाने का निर्णय ले लिया तो निश्चित रूप से हिमाचल के भी साथी इस पे विचार करेंगे और ओपीएस की जो योजना है, ओपीएस की जो स्कीम है, वो कांग्रेस की गवर्नमेंट आने पर हिमाचल में लागू होगी। और मुझे खुशी है कि आज कांग्रेस के घोषणा पत्र के 10 प्रमुख बिंदुओं में प्रथम बिंदु ओपीएस है। और डलहौजी विधानसभा के चुनाव में तो जो बैनर भी लगे हैं, नारे भी लगे हैं, वो मैंने देखा कि ओपीएस वर्सेस डीएस, कि आपको ओपीएस चाहिए कि डीएस चाहिए, ये एक मुद्दा भी बन गया है। ये भी मैंने देखा कि ओपीएस के बारे में कुछ गलतफहमियां हैं, कुछ गलत जानकारियां लोगों को दी जा रही हैं। कई लोगों ने मुझे बताया कि नहीं, ये कुछ मीडिया के साथियों ने प्रश्न किया, यानी भाजपा के लोग तो कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में तो लागू ही नहीं हुआ है। तो कैसे एक तथ्य को जो सत्य के तौर पे विद्यमान है उसको भी झुठलाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग करते हैं, वो ओपीएस का एक उदाहरण मेरे को देखने को मिला। ओपीएस स्कीम क्या है, उसको हम दोबारा लागू करेंगे तो क्या होगा। 2004 से ओपीएस की स्कीम एनपीएस चालू हुआ। ओपीएस 2004 के पहले के कर्मचारियों को आज भी मिल रहा है, और 2004 के बाद जो एनपीएस लागू हुआ वो बंद होगा, और हमने कहा है कि हम ओपीएस देंगे। तो 2004 के बाद कर्मचारी जो सर्विस में आए, आज उनको कितने साल हो गए? 18 साल हो गए। तो 18 साल होने पे वो रिटायर तो नहीं हो रहे हैं, तो उनको पेंशन कैसे मिलेगा? लोगों ने कहा कि उनके खाते में नहीं गया। एक बहकाने की बात, चिर परिचित अंदाज में भारतीय जनता पार्टी जो कोशिश करती है कि गुमराह करे लोगों को, वो मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर ओपीएस के संदर्भ में भी हो रहा है। और छत्तीसगढ़ ने पूर्ण रूपे ओपीएस को अपना लिया है और वहां ये लागू है। वहां के कर्मचारी अब जैसे रिटायर होंगे, करीब 3.5 लाख हमारे कर्मचारी हैं, 90,000 कर्मचारियों को तो पुरानी पेंशन स्कीम के तहत मिल ही रहा है। शेष जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं उनको ओपीएस की सुविधा रिटायरमेंट के बाद मिलेगी। आप भी जानते होंगे, लेकिन क्योंकि गलतफहमियां हैं तो मैं थोड़ी डिटेल में बता देता हूं कि एनपीएस और ओपीएस में अंतर क्या है। एनपीएस एक इंश्योरेंस बेस्ड स्कीम है। कर्मचारी से 6 या 7% उनके तनख्वाह से पैसे जमा कराए जाते हैं। जैसे आप लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं और आप प्रीमियम जमा करते हैं, तो ये राशि बतौर प्रीमियम के जमा हो जाती है। और छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार, अलग राज्यों की अलग प्रीमियम हो सकती है, 10% एम्प्लॉयर प्रीमियम जमा करता है, और ये राशि जमा होके एक ये पेंशन फंड जो बना हुआ है इसमें राशि जमा रहती है। और रिटायरमेंट के बाद में कर्मचारी को, अधिकारी को ये राशि मिलती है। स्टेट गवर्नमेंट के क्लास 1, 2, 3, 4 जितने भी कर्मचारी हैं उनके ऊपर ये लागू है। और जैसा मैंने बताया कि इसमें 2 मापदंड क्या है, ये भी एक प्रश्न आया है ओपीएस के संबंध में कि पैसे कहां से लाएंगे। तो जो लोग ये सवाल पूछते हैं कि पैसे कहां से लाएंगे, कम से कम लोगों को गुमराह किए बिना लोगों को ये बताना तो चाहिए कि 10% राशि तो राज्य सरकार पेंशन फंड में ऐसे ही जमा कर रही है। पैसे कहां से आएंगे का जो सवाल है ये तो यही उत्तरित हो जाता है। और कर्मचारियों से जो आप 6 या 7% उनके बतौर शेयर ले रहे हैं, ये राशि भी कर्मचारियों के पास उनके परिवारों के पालन पोषण के लिए उनके सेवा काल में भी उपलब्ध रहेगी। यानी आप उनके जेब से भी पैसा ले रहे हो, सरकार भी पैसा जमा कर रही है, और रिटायरमेंट के बाद बतौर एक पेंशन स्कीम के, एक इंश्योरेंस स्कीम के, ये राशि कर्मचारियों को उपलब्ध होगी। ओपीएस में क्या होगा? जो राशि आज कटौती कर्मचारियों से हो रही है वो नहीं होगी। राज्य सरकार जो 10% दे रही है उसको आज जमा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब कर्मचारी रिटायर होंगे तो उनके पेंशन महीनेवार, वर्षवार उनको पेंशन मिलने लगेगा, और ये ओपीएस है।
ये भी आपके साथ में साझा कर दूं कि छत्तीसगढ़ सरकार ने इन योजनाओं को क्रियान्वयन करने के पहले गंभीर इसका अध्ययन किया था, एक एनालिसिस किया था और 2070 तक का एनालिसिस करके हमने इस बात को निकाला है, ये रिकॉर्ड में उपलब्ध भी है कि राज्य सरकार के बजट के ऊपर कोई भार नहीं पड़ेगा। जो वर्तमान परिस्थिति है और 2070 तक जितने कर्मचारी रिटायर होंगे उनको हमको जो ओपीएस के माध्यम से राशि देनी पड़ेगी, कहीं कोई वित्तीय बाधा उत्पन्न ही नहीं होगी। और आज लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि पैसे कहां से आएंगे। और आगे जोड़ के मैं आपको बता दूं, और ये हिमाचल के लोगों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि हिमाचल सरकार ने भी 2 महीने पहले यहाँ के एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को, आप चाहें तो उनसे पूछ सकते हैं, एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को छत्तीसगढ़ भेजा था स्टडी करने के लिए कि भाई वहां क्या है, कैसे लागू हुआ, पैसे इत्यादि जो बात आ रही है इसकी पूर्ति कैसे करेंगे, राज्य सरकार पैसे कहां से लाएगी। और वो काफी इंप्रेस होके आए थे। छत्तीसगढ़ में जो हम लोगों ने, हमारे विभागों ने, अधिकारियों ने जो तैयारी की थी और यहाँ आके उन्होंने रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट को वहां की प्रैक्टिकलिटी की जानकारी के बावजूद, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नीतिगत ओपीएस के खिलाफ है, एक पॉजिटिव रिपोर्ट लेके आए हुए अधिकारी की जानकारी देने के बाद भी हिमाचल के मुख्यमंत्री जी ने उसको नहीं अपनाया। तो कहीं कोई ऐसी गलतफहमी हिमाचल के नागरिकों को, मतदाताओं को नहीं होनी चाहिए कि ये किसी हाशिए में जाने वाली है स्कीम, पैसे कहां से आएंगे। आपने स्टडी किया, आपने अपने एक अधिकारी को भेजा, एक वरिष्ठ अधिकारी को भेजा, एसीएस रैंक के अधिकारी को भेजा और वो वहां स्टडी करके आए। जो हमने वहां पर पूरे आंकड़े प्रोजेक्शंस बनाए थे, उस प्रोजेक्शंस को देख के आए, मुख्यमंत्री जी को रिपोर्ट किया, उसके बाद आपके मुख्यमंत्री ने उसको अपनाना उचित नहीं समझा कर्मचारी हित में। ये है ओपीएस और एनपीएस की हिमाचल के संदर्भ में कहानी। कांग्रेस पार्टी कमिटेड है, हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाएगी और ओपीएस को लागू करेगी। ये कर्मचारियों के व्यापक हित में तात्कालिक प्रारंभ हो जाएगा। बल्कि स्थिति तो ये है कि हमारी राशि जो केंद्र सरकार की पेंशन फंड योजना में जमा है, हम वो कह रहे हैं कि अब तो हम ओपीएस में जा रहे हैं, हमको पैसे वापस कर दो भैया, हमारे पैसे आपके पास जमा है। वो कह रहे नहीं, हम पैसे वापस नहीं करेंगे, जब मैच्योर होगा तब देंगे। इंश्योरेंस पॉलिसीज के बारे में भी आप जानते हो कि बीच में भी आप तोड़ना चाहो तो तोड़ सकते हो, पैसे वापस ले सकते हो। लेकिन ये है भाजपा की केंद्र सरकार की पब्लिक के पैसे, कर्मचारियों के पैसे, अधिकारियों के पैसे, उनके